लेकर के पार्ट 2 नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पिछले पार्ट में अपन ने बात की थी संख्याओं के बेसिक नॉलेज के बारे में, जिसमें अपन ने पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, सम और विषम संख्याओं के बारे में बेसिक नॉलेज की बात की थी। अब अपन चर्चा करते हैं संख्या पद्धति की आगे की संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति में आगे और संख्याएं हैं, जैसे भाज्य, अभाज्य के बाद में आता है परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक संख्याएं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपको कुछ एक बेसिक पॉइंट और बता देता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक पॉइंट है अपना भाज्य अभाज्य से रिलेटेड, जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो है 2। उसके बाद में एक है एकमात्र सम अभाज्य संख्या। ये भी क्या है, 2। इसके बाद में अपना तीसरा पॉइंट है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 है। इसके बाद में चौथा अपना पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य और ना अभाज्य। वो संख्या कौन सी है, 1 है। वैसे ये सारी चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, लेकिन इनको नोट कर लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 101 होगी। ऐसी संख्या जो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है वो है अपना 1। इसके बाद में आज की क्लास में आगे चर्चा करते हैं, संख्याओं के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। पहले संख्याओं के जो प्रकार रह गए थे वो, उसके बाद में भाज्य अभाज्य की बात की थी हमने। उसके बाद में आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या की शर्त की अगर अपन बात करें तो इसको p बटा q के रूप में लिखते हैं। p बटा q मतलब इसको एक भिन्न के रूप में लिखते हैं, अंश बटा हर के रूप में। लेकिन इसकी एक शर्त है कि q का मान इसमें कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की। इसके उदाहरण के बारे में अगर मैं बात करूं तो 1/2 जो है वो इसका उदाहरण है, 22/7 ले लो, ये इसका उदाहरण है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि क्या 11/0 इसका उदाहरण होगा, ये इसका उदाहरण नहीं होगा। लेकिन ये दोनों तो इसके उदाहरण हैं, क्योंकि इसमें तो q का मान 0 नहीं है और इसमें क्या हो गया, q का मान 0 है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या यानी कि वो संख्याएं जो परिमेय होने की शर्त पूरी ना करे, वो किस में आ जाएंगी, फिर अपरिमेय में आएंगी। और अपरिमेय में आने के बाद में भी और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो जिनको अपन अपरिमेय कह सकते हैं, जैसे रूट वाली। ये किसका चिन्ह है, रूट का, अंडर रूट का, यानी वर्ग वाली, वर्गमूल वाली वे संख्या जिनका मान पूरा ना आए। इस बात को अपन सब समझ सकते हैं कि कोई संख्या का मान पूरा ना आए, इस चीज से मतलब क्या है। जैसे रूट में एक तो होता है अंडर रूट 2 और एक है अंडर रूट 4। अंडर रूट 4 का मान पूरा पूरा आ रहा है मेरे पास 2,
लेकिन अगर अपन √2 को सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या आएगा अपने पास, पॉइंट में। बस यही बात है, यहाँ पे पॉइंट में आएगा, मतलब पूरा पूरा मान नहीं आएगा। और ये मान क्या होगा, इसके साथ साथ एक तो पॉइंट में आएगा और इसके साथ ही ये मान और अनंत तक चले। ये मान कहां तक चलेगा, अनंत तक चलेगा। वो संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या में आएगी। जैसे कि इसका मान है एक तो पाई, एक है इसका √2, ये भी क्या है, इसका उदाहरण है। ठीक है, अपरिमेय संख्या का उदाहरण। पाई का मान 22/7 होता है, वो इसका एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ये इसका लगभग मान है, इसीलिए इसको यहां मैंने लिख दिया। इसके बाद में अपन आगे चर्चा करें तो संख्याओं के अंदर आगे आता है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अब देखिए दोस्तों, वास्तविक संख्या क्या होता है। कल हम लोगों ने बात की थी प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, इन सब संख्याओं के बारे में बात की थी। तो वो सब संख्याओं का परिवार क्या कहलाता है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है, यानी कि सभी संख्याओं को शामिल कर लिया जाए। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं कि सभी संख्याओं का समूह मान लो आप इसको। यानी कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या में आती है। पूर्ण भी आ गई, प्राकृत भी आ गई, पूर्णांक भी आ गई। इसके बाद में अपन बात करेंगे वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार की। इस प्रश्नावली में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, इस टॉपिक में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, इसीलिए बता रहा हूं दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं जनरली, एक तो होता है शांत और दूसरा अशांत। ये बहुत ही बेसिक बातें हैं, इनको आप लोग उदाहरण से समझ सकते हो। जैसे इसकी शर्त है, शांत दशमलव प्रसार की शर्त है कि इसमें शेषफल हमेशा क्या होगा, 0। शांत दशमलव की शर्त है कि इसमें शेषफल हमेशा क्या होगा, 0 होगा, और इसमें शेषफल की बार बार पुनरावृत्ति होगी। यानी कि वे संख्याएं जिनके अंदर हल करने पर शेषफल की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि शेषफल बार बार वहीं आता जाता है, वो तो क्या होगी, अशांत प्रकार की संख्या है। और जिसके अंदर शेषफल 0 बच जाए वो होगी शांत प्रसार वाली संख्या। जैसे शांत प्रसार का एक उदाहरण मैं इधर लिख रहा हूं, 1/2 है। 1/2 का मतलब है जैसे 1 में भाग देंगे 2 का, 2 का भाग 1 में जाता नहीं है, इधर भाग टूटने की बिंदु आएगी, इधर पॉइंट लगा करके 0 लेंगे, 5 बार फिर भाग चला जाएगा, 2 पंजे 10। अब इसमें शेषफल क्या हो गया, 0। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनको हल करने पर, ऐसी संख्या जिसको हल करने पर शेषफल क्या है, 0, वो होगी शांत प्रकार का दशमलव प्रसार। ये संख्या कौन सा प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। यानी कि ये यहाँ पॉइंट के बाद में, कुछ अंकों के बाद में रुक जाएगी ये संख्या, ये एक के बाद में रुक गई, देखो 0.5, बस इसका यहाँ ये सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद में उदाहरण की बात करते हैं अशांत दशमलव प्रसार में। इसका उदाहरण है 1/3, इसका 1/2, इसका 1/3। ये मैंने दोनों एक साथ क्यों बताया, क्योंकि ये याद रखने के लिए, इसका तो होगा 1/2 और इसका 1/3। अगर इनकी शर्त अपन भूल भी जाए तो इस चीज से अपन इसको याद रख सकते हैं। अब वही प्रोसेस है, 3 का भाग देके देखेंगे, 1 में भाग टूटने की बिंदु आएगी, अब इसमें पॉइंट लगा के 0 लिख लिया, 3 तिये 9, शेषफल कितना आया, 1। अभी भी ये भाग पूरा नहीं हुआ, इसको फिर से 0 लेंगे, फिर 3 बार भाग जाएगा, फिर 9, फिर शेषफल कितना आ गया, 1। अभी अभी अपने पास शेषफल आया था 1, अब दोबारा से शेषफल 1। यानी कि शेषफल की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। और ये आगे ऐसे ही चलता जाएगा, एक शेषफल बचता जाएगा और इधर 3 3 3 3 आगे चलता जाएगा। अपन अशांत प्रकार के दशमलव प्रसार को ऐसे भी इसको लिख सकते हैं बार से, 0.3 बार। ये किसका सॉल्यूशन है, 1/3 का। ये बार कब लगता है, ये बार तब लगता है जब कोई भी संख्या आगे अनंत तक चलती जाए।
इसके बाद में अपन बात करते हैं संख्या पद्धति के क्वेश्चंस के बारे में कि इसमें से इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में कैसे आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं संख्या पद्धति से संबंधित। संख्या पद्धति के क्वेश्चंस की बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृत संख्याओं की। सबसे पहले अपन ने इसको पढ़ा है, अब भी इसकी बात करेंगे सबसे पहले। अब प्राकृत संख्या के कौन कौन से क्वेश्चन संख्या पद्धति में आ सकते हैं। इसमें है प्राकृत संख्याओं का योग, पहला प्रकार है प्राकृत संख्याओं का योग। इसको ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। सबसे पहले तो बात करेंगे क्वेश्चन की कि इससे क्वेश्चन कैसा आएगा। अपन ने आज तक कई कंपटीशन एग्जाम्स में देखा है कि उसमें क्वेश्चन होता है कि या तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 डैश 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 प्लस 50 ज्ञात करो। इसको अपने को ज्ञात करना है, यानी कि इसका हल क्या होगा। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से कहां तक, 50 तक, यानी कि 1 से जो संख्याएं शुरू होती हैं वो कौन सी होती हैं, प्राकृत संख्याएं, और कहां तक चलती हैं, अनंत तक। इसी को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, या फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 50 ये डैश डैश 50 का योगफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस इसमें आएंगे। अब इसको हल करने के लिए अपन कौन सी ट्रिक काम में लेंगे, वो ट्रिक है बहुत आसान ट्रिक है, n ब्रैकेट n + 1/2। ये ट्रिक से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्राकृत संख्या के योगफल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो इस ट्रिक से सॉल्व होगा। दूसरा प्रकार है इसमें प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। पहले टाइप में है प्राकृत संख्याओं का योगफल, इस बार है प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा वो इधर देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 50 का स्क्वायर। मान लो ये क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब अब इसको ऐसे भी दे सकता है, ये वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें इस बार क्या आ गया, वर्ग आ गया। यहां बात किसकी हो रही है, वर्गों की। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल इस बार अपने को ऐसे पूछ सकता है। सबसे पहले बात कर रहे हैं इनके फॉर्मूलों की, बाद में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताऊंगा। प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल ये होगा n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 2n + 1 भाग में 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद में तीसरे टाइप की अगर अपन बात करें, क्वेश्चंस बाद में बता रहा हूं, इसके जस्ट बाद में, है ना। इसके बाद में इसका तीसरा प्रकार है, ये हो गया वर्ग से संबंधित, तीसरा है घन से संबंधित। प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, इसको देखिए कैसे करना है। इसका फॉर्मूला है n ब्रैकेट n + 1 ब्रैकेट 1/2 इसका होल स्क्वायर। ये किसका सॉल्यूशन होगा, प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल का।
अब बात करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन कैसा होगा। इसमें से क्वेश्चन वही होगा जैसे अब इस बार बात करेगा क्यूब की, घन की, 1 की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 की घात 3 डैश 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 50 की घात 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। या फिर प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। इस बार इसमें क्या पूछ लेगा, घनों का योगफल क्या होगा। अब हमने इसके प्रकार पढ़ लिए कि प्राकृत संख्याओं में कैसे कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें भी एक टाइप के अंदर 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें भी सेम वही 2-3 प्रकार के, इसमें भी वही 2-3 प्रकार के। अब बात कर लेते हैं इनके क्वेश्चन की। ये फॉर्मूले याद करने से इस प्रश्नावली का सॉल्यूशन नहीं होगा, इसको अपने को, इस टॉपिक को बार बार अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, रिहर्सल करनी पड़ेगी। इसके बाद में बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। प्राकृत संख्याओं का योग, पहला प्रकार मैंने आपको ये बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था n ब्रैकेट n प्लस 1/2। जैसे पहला प्रश्न है इसका, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल। क्वेश्चन आएगा अपने, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है। इसको अपने को कैसे हल करना है, अपने के पास वो फॉर्मूला है प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का। अब इसमें अपने को पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले में अपन ने ये जो n रखा है, इस n के बराबर अपने को कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है। n का मतलब है अंतिम मान, n बराबर क्या होगा, हमेशा अंतिम पद। किसकी बात हो रही है, n के बराबर में, यहाँ अंतिम पद की। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डैश 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 प्लस 50। और ये सेम बातें हैं, दोनों एक ही बात है, लेकिन एग्जाम में घुमा करके देने के लिए इसको ऐसे लैंग्वेज में लिख करके दे देता है। उसके बाद में अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें अपना अंतिम पद है वो है 50। फॉर्मूला है n ब्रैकेट n प्लस 1/2, मतलब अंतिम पद रखेंगे 50 ब्रैकेट 50 और 1 कितना होता है 51/2। इसको और आगे सॉल्व करने पर ये ब्रैकेट हटेगा, गुणा लग जाएगा। ये मतलब ये संख्याएं दोनों किसमें है, गुणा में, बटे 2। अब इसको और आगे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा सा, 2 का भाग देंगे 50 में आएगा 25, 25 को 51 से गुणा करेंगे, 25 एकम 25 का 5 2। अब 25 को गुणा करना है 5 से, 25 पंजे 125 और 2 127। इसका जो आंसर आ रहा है वो अपने पास आ रहा है 1275, 1275। यानी कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 1275। इसके बाद में दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो है 1 से 100 तक। दूसरा प्रकार नहीं है क्वेश्चन का, वही प्रकार है, लेकिन संख्या थोड़ी सी बड़ी ले रहे हैं। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इस बार संख्याएं कहां तक है, 100 तक। 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम यही फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ये हो जाएगा अपना n ब्रैकेट n प्लस 1/2। अब इसमें अंतिम पद कौन सा है, 100 है, क्योंकि ये संख्या, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 से 100 तक, यानी कि 1 से शुरू होकर 100 तक की संख्याओं का कुल योगफल कितना होता है। यानी कि प्राकृत संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या, यहाँ किन की बात हो रही है, प्रथम 100 की। 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब शुरुआत की बात कर रही है, शुरुआत से 100 तक, यानी कि प्रथम 100 संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ अपन रख देंगे n का मान 100 गुणा 100 प्लस 1, 101 बटे में 2। अब 101 को 100 से गुणा करेंगे तो 101 के 2 जीरो, फिर इसमें 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 5, फिर आगे कितना आएगा 0 5 0,
5050, 10,000 100 में भाग देंगे 2 का तो 5050 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। इसके बाद में अपन बात करें इसके अगले प्रकार की, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3 में होगा, जैसे इस बार दे देगा कि 51 से 100 तक, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल। इक्यावन से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल, ये क्या होगा। अब इसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अब तक तो बात हो रही थी प्रथम 100 की, लेकिन इसको अपन प्रथम 100 नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रथम 100 का मतलब तो हो गया, प्रथम 100 क्या होगा, प्रथम 100 संख्या, प्रथम 100 प्राकृत संख्या तो कौन सी होंगी, जो 1 से शुरू होगी, ये हो गया इनका मतलब तो। लेकिन इस बार इसने बात की है किनकी, 51 से 100 तक, यानी कि 1 से 50 तक की बात इसने नहीं की, इसने 50 से आगे की बात की, 50 से आगे की। इसका मतलब हमें इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। इसका तरीका थोड़ा सा देख लेना, n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे में 2। अब इसमें भी वही प्रोसेस है, अंतिम पद कौन सा है, 100 वाला, 100 गुणा 101 बटे 2। अब ये तो क्या हो गया, प्रथम 100 की बात होगी, 1 से 100 तक। अब 1 से 100 तक क्या निकाला हमने, 1 से 100 तक का हल हमने निकाल लिया कि 100 गुणा 101 बटे 2 होता है। कहा निकाला हमने, यहाँ पे 1 से 100 तक का हल हमने अभी अभी निकाला है कि 100 गुणा 101 बटे 2 होता है। अब बात करते हैं 51 से 100, यानी कि 1 से 100 तक वाले में 1 से 50 तक का योग, 1 से 100 तक वाले योग में 1 से 50 तक का योग क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा, 51 से 100 तक का योग बच जाएगा। अब इसको सोल्व करने के लिए इसको थोड़ा सा, इसको खुद को आपको करके देखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, तभी आप इसको सीख सकते हैं। एक बार दोबारा देख लो, 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग 100 गुणा 101 बटे 2। अब इसमें से घटा दूंगा मैं, क्या घटाऊंगा, 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, तो 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग घटाऊंगा तो इसका मतलब उसमें n वां पद कौन सा आ जाएगा, 50, और n प्लस 1 हो जाएगा इसमें 51 बटे में 2। अब इसको हल किया था हमने तो कितना आया, 5050, और इसको हल किया तो कितना आया, प्रथम 50 की बात की थी, इसको हल किया तो कितना आया अपने पास, 1275। अब अपने को 5050 में से जब 1275 अपन सोल्व करते हैं तो ये अपना आंसर आ जाएगा 3775। इसमें अपना सॉल्यूशन होगा 3775। 51 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, 3775। ये हो गया अपना प्राकृत संख्याओं के योगफल वाले क्वेश्चंस के प्रकार। अब बात करते हैं अपन प्राकृत संख्याओं के क्वेश्चंस के आगे वाले प्रकार। अब करेंगे वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सेम वही प्रोसेस है, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तक तो प्राकृत संख्याओं के वर्ग की बात हो रही थी, अब होगी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अभी मैंने बताया प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला n ब्रैकेट n प्लस 1 बटे 2। अब होगा वर्गों का योग का फॉर्मूला, वो लिखवाया था मैंने n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 बटे में, यहां था अपना 6। इसको करने के लिए अपने को देखना है इससे संबंधित क्वेश्चन, जैसे प्रथम, पहला क्वेश्चन है प्रथम, इसमें भी वही n बराबर अंतिम पद है ना, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल,
प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब इसको देखने के लिए इसमें ऐसे भी आ सकता है, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल आएगा। इस बार वर्गों की बात हो रही है ना, प्रथम 15 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब इसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसमें क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश 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 प्लस 15 का स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब ये करने के लिए अपन सहारा लेंगे इस फॉर्मूले का, n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन मैं समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, लेकिन जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी आपका आंसर आएगा। n बराबर अंतिम पद, अपना अंतिम पद क्या है, यहाँ 15 है, 15 रख देंगे, 15 गुणा 15 में 1 जोड़ के लिखेंगे 16। अब 2n प्लस 1 है आगे, इसका मतलब 15 गुणा 2, n गुणा 2, 15 गुणा 2 30, 30 और 1 31। अब लिखेंगे गुणा में 31 बटे 6। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 8, ये होगा 3, 5, 5 3 15 और 8 दूनी 16। इसको भी 2 से काट दिया, इसको भी 2 से काट दिया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 5 दिए 15, 5 अट्ठे 40 गुणा 31। ये इसके आगे का हल है। अब अपने को गुणा करना है 40 को 31 से। 40 को 1 से गुणा करेंगे पहले, 40 एकम 40 का 0, 4 रह गया, 40 दिए 120 और 4 124। ये इसका सॉल्यूशन है। 4 दिए 12, 120 और 4 124, 1240 क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद में बात करेंगे अपन ऐसे ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन की, प्राकृत संख्याओं के वर्ग के दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। वो क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसमें हमने कर लिया था, इसका हल क्या किया, 15 गुणा 16 गुणा 31 बटे 6। इसके बाद में इसको काटा 2 3 5 5 8 40 गुणा 31, इसका आ गया अपने पास 1240। दूसरा प्रकार है इस क्वेश्चन का, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्ग। का योग। अब ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को। अब ये क्वेश्चन ऐसा ना आकर के, एक तो ऐसा आ सकता है, ऐसा आएगा तो अपन इसको इसी लैंग्वेज में सोल्व करेंगे। इसको अपने को सोल्व करना है, जैसे इसको सोल्व करेंगे, एनवा पद हो जाएगा इसमें 10, 10 गुणा 11। सबसे पहले लिखेंगे एन, एन का मतलब 10। अब लिखेंगे एन में 1 जोड़ करके, 10 प्लस 1 11 है। उसके बाद में लिखेंगे गुणा में 2n प्लस 1, ये हो जाएगा 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, इधर भी बटे 6। ये फॉर्मूला है अपना। इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दिए 6 और 2 पंजे 10, 3 7 21, 11 5 55, 55 को गुणा करना है किससे, 7 से। ये इसका सॉल्यूशन होगा, 5 7 35 का 5 3। इसके बाद में आएगा अपना 5 7 35 और 3 38, ये आ जाएगा अपना 385। इसके बाद में यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक अलग तरीके से, कैसा और क्या लैंग्वेज आ सकती है इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की एक लैंग्वेज ये और आ सकती है, आप लोग देखना, जैसे 10 वर्ग है, गणित वाला वर्ग, ये वाला वर्ग आकृति है ना, 10 वर्ग आकृतियों में भुजाओं का मान 10 वर्गों की भुजा, 10 वर्गों की भुजाएं क्रम से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर,
क्रमशः 10 सेंटीमीटर तक हैं। 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये 6, ये 7, 8, 9, यानी कि 10 वर्ग हैं जिनकी भुजाओं का माप जो है क्रम से कितना है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 है। तो इनके क्षेत्रफलों का योग, इस वर्ग के जो क्षेत्रफल होंगे, इन 10 वर्गों के अलग अलग क्षेत्रफल होंगे। वर्ग भी कितने हैं, 10 हैं, 10 आकृतियां हैं, तो इनके क्षेत्रफल भी 10 होंगे। इनके क्षेत्रफलों का योग। अब अपने को यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि आकृति दी हुई है वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। कितने वर्गों की बात हो रही है, 10 वर्गों की। 10 वर्ग आकृति दे रखी है, 10 वर्गों की भुजाएं क्रम से कौन कौन सी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेंटीमीटर में है। ये सब मान किस में है, सेंटीमीटर में। तो इनके क्षेत्रफलों का योग, इन आकृतियों के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। इसका वही फॉर्मूला है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ये कहां तक है, 10 तक। ये कितने वर्ग हो गए, टोटल 10 वर्ग हो गए। अब इस बात को अपने को सॉल्व करने के लिए इस चीज को सही से समझना जरूरी है कि यहाँ पे एक आकृति की बात हो रही है, और आकृति जो आकृति है उसका क्षेत्रफल किस में आता है, हमेशा स्क्वायर में, भुजा का स्क्वायर। इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। अब अपने को बताया कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र का फॉर्मूला होता है, इसमें ये 10 मानेंगे n ब्रैकेट n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। इसको इसमें पुटअप कर देंगे, 10 गुणा 11 गुणा 21, फिर वही बात आ गई। इसको काटेंगे दोबारा, 2 से 2 3 6 5 और फिर ये 7, ये हो जाएगा 11 7 77 गुणा 5। इसको सोल्व करेंगे आगे तो आएगा अपने पास 5 7 35 3, 5 7 35 और 3 38, 385, वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये और वो वाला पिछले वाला क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है।